22 सितंबर 2025 से शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ होगा और दिन होगा शुक्रवार का। और इस बार शारदीय नवरात्रि में मां का आगमन हो रहा है हाथी की सवारी पर, जो कि अत्यंत ही शुभ है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कुछ बहुत ही विशेष प्रश्नों के बारे में। जो कमेंट बॉक्स में आप लोगों के प्रश्न आए हैं, उन्हीं प्रश्नों के उत्तर आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा शारदीय नवरात्रि में किस प्रकार से पूजा आराधना करें, किन मंत्रों का जप करें और नवरात्रि में किन बातों का ध्यान रखें। जैसे कि आपके प्रश्न आते हैं कि नवरात्रि का प्रारंभ 22 सितंबर से हो रहा है और एक दिन पहले 21 सितंबर को अमावस्या है पितृपक्ष की, तो ऐसे में बाल कब धोएं और नवरात्रि में क्या हम पहले दिन बाल धो सकते हैं या फिर बीच में नवरात्रि में बाल धोए जा सकते हैं, शैम्पू कर सकते हैं या नहीं। और अगला प्रश्न है कि अगर पीरियड्स में हैं, जैसे कि नवरात्रि में पीरियड्स आ जाते हैं या फिर नवरात्रि के पहले ही दिन पीरियड्स में हैं, तो किस प्रकार से व्रत के नियम का पालन करें या फिर कलश की स्थापना किस प्रकार से करें। और अगर नवरात्रि के बीच में पीरियड्स आते हैं और हमने कलश की स्थापना कर रखी है या फिर व्रत धारण कर रखा है या हम दीप दान कर रहे हैं अखंड रूप से, तो हम किन बातों का ध्यान रखें, मतलब आगे ये किस प्रकार से कंटिन्यू करें। और अगर कंजिका के समय में, जैसे कि कन्या पूजन के समय में पीरियड्स आ जाता है, तब क्या करें। मतलब नवरात्रि में हम किसी भी प्रकार से अगर पीरियड्स की अवस्था में आते हैं तो किस प्रकार से नवरात्रि व्रत का निर्वाह करें, पालन करें और किस प्रकार से 9 दिन की पूजा को संपन्न करें। तो आज की इस वीडियो में आपके सभी प्रश्नों के उत्तर हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। तो बात करेंगे आपके प्रश्नों के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि प्रतिपदा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ होगा 22 सितंबर 2025 को सुबह 1:23 पर और प्रतिपदा तिथि का समापन हो रहा है 23 सितंबर को सुबह 2:56 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर 2025 को प्रारंभ हो रही है और कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त है 22 सितंबर 2025 सोमवार को सुबह 6:09 से सुबह 8:06 तक। 1 घंटा 56 मिनट की ये कुल अवधि होगी जिस समय में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। मान लीजिए किसी कारणवश अगर आप कलश की स्थापना इस समय में नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में आप अभिजीत मुहूर्त में भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। और अभिजीत मुहूर्त का समय होगा सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 तक। ये कुल 49 मिनट का समय है। इस समय में भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो शारदीय नवरात्रि पर कलश की स्थापना करने के 2 मुहूर्त हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार इनमें से कोई भी मुहूर्त अपने अनुसार देख सकते हैं। इस बार की नवरात्रि 22 सितंबर से प्रारंभ होगी और समापन हो रहा है 1 अक्टूबर को महानवमी के हवन के साथ। तो वैसे तो नवरात्रि में 9 दिन होते हैं, कई बार 8 दिन भी हमें प्राप्त हो जाते हैं तिथि के अनुसार, लेकिन इस बार की नवरात्रि में हमें 10 दिन प्राप्त हो रहे हैं, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ है। जब भी बढ़ती हुई नवरात्रि होती है, मतलब नवरात्रि में अगर दिन बढ़े हुए होते हैं, तो उसे बहुत ही शुभ माना जाता है। दशहरा अर्थात विजयदशमी 2 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आपके प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न है, बाल किस दिन धोएं। नवरात्रि से पहले अमावस्या है, तो हम बाल क्या अमावस्या को धो सकते हैं? और अगर हम अमावस्या को बाल ना धोएं तो क्या हम नवरात्रि के पहले दिन बाल धो सकते हैं? देखिए, ऐसा हर बार होता है। नवरात्रि कभी भी आती है तो प्रतिपदा तिथि पर ही आती है, तो उससे एक दिन पहले अमावस्या ही होती है और सर्वपितृ अमावस्या पर पितृपक्ष समाप्त होता है। तो ऐसे में अपने घर की साफ सफाई करना अत्यंत आवश्यक है। पितृ विसर्जनी अमावस्या है, तो पितृ विसर्जनी अमावस्या पर हमारे पितरों की विदाई होती है, तो दोपहर तक पितरों का तर्पण इत्यादि कार्य कर लीजिए। ब्राह्मण को भोजन करवाना हो या फिर दान दक्षिणा देना हो, ये सभी कार्य अमावस्या के जो होते हैं, ये सभी कार्य दोपहर तक समाप्त हो जाते हैं। ठीक है। इसके बाद माता के आगमन की तैयारियां प्रारंभ कीजिए। घर की अच्छी प्रकार से साफ सफाई कीजिए। जहाँ पर कलश की स्थापना करना चाहते हैं या फिर घर का जो मंदिर है उसे विशेष रूप से अच्छी प्रकार से साफ सफाई कीजिए। और घर की साफ सफाई जब आप कर लेते हैं तो आप स्वयं भी अपने बाल धो सकते हैं। देखिए, पितृ विसर्जनी अमावस्या पर बाल धोने का कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है तो हम बाल धो सकते हैं। नवरात्रि में पूजा करना है, पूजा की सभी सामग्रियां एकत्र करनी है। ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे काम होते हैं नवरात्रि के निमित्त, तो उसके लिए आप बाल धो सकते हैं। मान लीजिए किसी कारणवश अगर आपके मन में संशय आ भी रहा है, तो फिर नवरात्रि के पहले दिन तो बाल धो ही सकते हैं। ठीक है। पहले दिन बाल धो सकते हैं। सोमवार के दिन सुबह स्नान कर लीजिए बाल धोकर, और उसके बाद माता की कलश की स्थापना, पूजा इत्यादि सभी कार्य आप कर सकते हैं। तो
तो बाल धोने को लेकर जो आपके मन में संशय है कि अमावस्या को धोएं या प्रतिपदा को, दोनों दिन में जो भी आपको ठीक लगे बाल धो सकते हैं, कोई दोष नहीं है, ठीक है। और आपका अगला प्रश्न है कि क्या हम नवरात्रि के बीच में बालों में शैम्पू कर सकते हैं या तेल लगा सकते हैं या सिंदूर लगा सकते हैं या जैसे कि श्रृंगार कर सकते हैं या नहीं। देखिए, वैसे तो बहुत सारे स्थानों पर, बहुत सारे परिवारों में इस प्रकार की परंपरा होती है कि नवरात्रि में बाल नहीं धोना चाहिए, शैम्पू नहीं करना चाहिए। कई लोग तो सिंदूर भी नहीं लगाते हैं या कई लोग श्रृंगार भी नहीं करते हैं। लेकिन ये बहुत पुराने समय की बात है। अब बहुत सारे लोग ऐसा नहीं मानते हैं और अब सबके पास बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसके लिए शैम्पू करना आवश्यक है। मान लीजिए आप ऑफिस जाते हैं या फिर आप कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जाते हैं या कोई भी काम करते हैं, घर से बाहर आना जाना है आपका, तो ऐसे में 10 दिनों तक बिना बाल धोए रहना ये बिल्कुल ही असंभव है। ऐसे में ये नियम किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है। आप बाल धो सकते हैं, बस इतना ध्यान रखिए जो आप शैम्पू प्रयोग करते हैं वो हर्बल हो, अंडे वगैरह ना हो उसमें, तो उससे आप बाल धो सकते हैं, ठीक है। मतलब शैम्पू का ध्यान रखिए। अगर शैम्पू में किसी भी प्रकार की तामसिक चीज़ नहीं है तो उससे आप बाल धो सकते हैं, ठीक है। और बात करें सिंदूर की या फिर बिंदी की या फिर श्रृंगार की, तो बिल्कुल, अगर आप सुहागिन महिला हैं तो आपको सुहाग की सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। सिंदूर भी लगा सकते हैं और बिंदी भी लगा सकते हैं, श्रृंगार भी कर सकते हैं, ठीक है। जितना आवश्यक है उतना श्रृंगार आप कर सकते हैं। महावर इत्यादि नहीं लगाना चाहिए इस समय में, मेहंदी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि 16 श्रृंगार जो है वो माता को अष्टमी के दिन हम अर्पित करते हैं, ठीक है, या फिर पंचमी को भी करते हैं। वैसे तो हम पहले दिन भी कर देते हैं, लेकिन माता महागौरी के स्वरूप में जब माँ 16 श्रृंगार धारण करती हैं, उसके बाद से महिलाएं 16 श्रृंगार, महावर इत्यादि कर सकती हैं, मेहंदी भी लगा सकती हैं, ठीक है। तो नवरात्रि में मेहंदी और महावर ये 2 चीज़ें भूल कर भी नहीं लगानी चाहिए। बाकी की सभी चीज़ें आप कर सकते हैं। वैसे तो देखिए, कई स्थानों पर जैसे कि बंगाल में दुर्गा पूजा होता है तो वहाँ पर वो लोग महावर भी लगाते हैं, मेहंदी भी लगाते हैं, मतलब आलता लगाते हैं हाथों में। तो ये सबके यहाँ की जिस प्रकार से परंपरा है उस प्रकार से नियम पालन करते हैं। आप भी अपने घर में देख लीजिए और जितना आपसे बन पड़े उतना आप करने का प्रयास कीजिए। जो आपसे नहीं हो पाता है और जिस नियम का पालन आप करने में असमर्थ हैं, तो उस नियम में आप अपनी सुविधा के अनुसार थोड़ा बहुत फेरबदल कर सकते हैं। और अब जानते हैं कि किस प्रकार से पीरियड्स में आप नवरात्रि व्रत का पालन कर सकते हैं। जैसा कि एक प्रश्न है कि पहला ही दिन नवरात्रि का है और मेरे पीरियड्स होंगे, तो ऐसे में मैं किस प्रकार से कलश की स्थापना और पूजा करूं। देखिए, अगर आप पहले ही दिन से, मतलब शुरुआत जब नवरात्रि की हो रही है और ऐसे में आप पीरियड्स में हैं, तो घर में और भी लोग होंगे अगर, तो आप उनसे कलश की स्थापना करवा सकते हैं, चौकी लगवा सकते हैं। मान लीजिए कोई नहीं है, आप अकेले रहते हो या फिर छोटे छोटे बच्चे हैं, नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में तो देखिए, आप अपने शुद्ध होने का इंतजार कीजिए। जब आप शुद्ध होंगे तब आप पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। ऐसे में आपका प्रश्न हो सकता है कि क्या हम दूसरे या तीसरे दिन जब शुद्ध होंगे तो क्या कलश की स्थापना कर सकते हैं, क्या हम तब चौकी लगा सकते हैं। देखिए, नवरात्रि के बीच में कलश की स्थापना तो नहीं की जाती है जहाँ तक मुझे पता है। हाँ, अष्टमी के दिन कलश की स्थापना आप कर सकते हैं, ठीक है। मतलब नवरात्रि में अगर आप पहले दिन से कलश की स्थापना नहीं करते हैं तो अष्टमी के दिन, यानी कि जब नवरात्रि का अंतिम दिन होता है, तो उस दिन आप कलश की स्थापना विधि विधान से करके और अखंड दीपक प्रज्वलित करके उसी दिन पूजा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले दिन पीरियड्स है तो आप बीच में जिस दिन भी शुद्ध होंगे उसी दिन से अपने घर के मंदिर में माता रानी को विराजित करके विधि विधान से उनकी पूजा कर सकते हैं, ठीक है। मंत्रों का जप कर सकते हैं, पूजा पाठ इत्यादि नियम से कर सकते हैं। व्रत अगर आप पूरी नवरात्रि का धारण करते हैं तो आप मानसिक रूप से संकल्प लेकर और नवरात्रि के पहले दिन से ही व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। मतलब अगर आप प्रत्येक बार नवरात्रि के 9 दिनों के व्रत धारण करते हैं तो इस बार भी कर सकते हैं। बस मानसिक संकल्प ले लीजिए और जब आप शुद्ध होंगे तब आप विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपने पूजा प्रारंभ कर दी और कुछ ऐसे लोग जिनके कि बीच में ही पीरियड्स आ जाते हैं, नवरात्रि के पहले शुद्ध हैं, कलश की स्थापना आपने कर ली, अखंड दीप प्रज्वलित कर लिया और बीच में पीरियड्स आ गए, तब क्या करें। तब देखिए, अगर आपको पहले से पता है कि पीरियड्स आने वाले हैं और घर में कोई देखने वाला नहीं है अखंड दीपक या फिर कलश इत्यादि, तो आप कलश की स्थापना मत कीजिए। फिर आप विधि विधान से पूजा कीजिए। जब तक आप शुद्ध रहेंगे तब तक पूजा करेंगे और जब आप पीरियड्स में आ जाते हैं तब आप मानसिक रूप से पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई है जो घर में देख सकता है कलश या फिर अखंड दीपक इत्यादि का ध्यान रख सकता है, तब आप अगर बीच में पीरियड्स हो जाते हैं तो जो भी है घर में वो उसका ध्यान रख सकता है और आप मानसिक रूप से मंत्रों का जप कर सकते हैं, माता के दर्शन कर सकते हैं मानसिक रूप से। और व्रत जिस प्रकार से आपने धारण कर रखा है पहले दिन से, उसी प्रकार से व्रत के नियम का पालन करते रहिए। व्रत को बीच में खंडित नहीं करना है। अगर आप पीरियड्स में भी हैं तो भी आपको व्रत का नियम उसी प्रकार से धारण करना है, फलाहार के द्वारा, ठीक है, जैसे आप करते हैं।
और अब बात करें कि अगर कन्या पूजन के समय हमें पीरियड्स आ जाते हैं तब क्या करें। देखिए, तब ऐसी अवस्था में भी घर में अगर कोई है तो कन्या पूजन हवन इत्यादि वो कर सकते हैं। अगर कोई भी नहीं है करने वाला तो फिर नवरात्रि समाप्त होने के बाद भी जब आप शुद्ध होंगे तो विधि विधान से माता की चौकी जहाँ पर स्थापित है या फिर मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो आप विधि विधान से पूजा कर लीजिए। कन्या पूजन भी आप नवरात्रि के बाद कर सकते हैं और हवन इत्यादि जो भी कार्य आप नवरात्रि की नौमी पर करते हैं कन्या पूजन वाले दिन, वो सभी कार्य किसी भी शुभ दिन को कर सकते हैं, जैसे कि एकादशी हो, पूर्णिमा हो या फिर प्रदोष का व्रत हो, सोमवार, शुक्रवार, अगर कोई भी शुभ दिन आता है तो उस दिन आप कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, नवरात्रि में पीरियड्स अगर आ जाते हैं तो इसी प्रकार से मैनेज करना है आपको, जैसे भी जो भी सुविधा आपके पास उपलब्ध हो। ठीक है। बस इतना है कि नवरात्रि में हम पूजा नहीं कर सकते हैं पीरियड्स की अवस्था में। तो ऐसे में अगर आपको पहले से पता है कि पीरियड्स आपके कब आने वाले हैं, नवरात्रि के बीच में या फिर अंत में या फिर शुरू में आप पीरियड्स की अवस्था में हैं, तो आप उसी के अनुसार नियम लीजिए। ठीक है। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, संभव हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। और हाँ, दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्रि में किस प्रकार से करना है, इसकी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलने वाली है। इसके अलावा किस प्रकार से कलश की स्थापना करें, जवारे कब और कैसे बोएं और किस प्रकार से पूजा करें नवरात्रि के पहले दिन, ये सारी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलेगी। तो आने वाली वीडियो ज़रूर देखिए। कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जल्दी ही आपके प्रश्नों के उत्तर वीडियो के द्वारा आपको मिल जाएंगे। तो सभी वीडियो देखने का प्रयास कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।